हेलो एवरीवन। मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स अब उदयपुर से। और आज की जो क्लास है हमारी बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि जो अ, कोरोना वैश्विक मंदी जो चल रही है और भारत उससे किस तरह से भारत ने निपटने की तैयारी की है हमारे देश ने। अ, उसके लिए देखिए, पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री और जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं, जितनी डेवलपिंग कंट्रीज है, सभी ने इकोनॉमिक पैकेज डिक्लेयर किया है, राहत पैकेज डिक्लेयर किया है, ताकि देश उनके देश आर्थिक मंदी से भी निपट सके। ये जो आज की तारीख में कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो बिजनेस पर और जो इकोनॉमी पर जो बुरा असर पड़ा है, उससे निपटने के लिए अब सभी देशों ने अपने आर्थिक पैकेज डिक्लेयर किए। और आपको मैं ये बता दूं, भारत दूसरे नंबर पर आ गया है इकोनॉमिक पैकेज के मामले में, निपटने के मामले में। इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है जिसने इतना बड़ा इकोनॉमिक पैकेज डिक्लेयर किया। 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। भारत के जो छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, एमएसएमई और एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को बूस्टअप करने के लिए ये इकोनॉमिक पैकेज डिक्लेयर किया है। प्रधानमंत्री जी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए के कोरोना पैकेज की घोषणा की है, जिसमें पहले चरण में बुधवार को जो सूक्ष्म, छोटे और मझले उद्योग है, एमएसएमई जिसे हम कहते हैं, सहित कई सारे सेक्टरों के लिए राहत का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पैकेज की घोषणा की है, और आज मैं अपनी इस क्लास में इस पैकेज का पूरा ब्यौरा आपको देने वाला हूँ। आप बने रहिएगा मेरी इस क्लास में। आपको जो हमारा इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स, जो पैकेज हैं, उसके पहले स्टेप की पहली क्लास में आज आपके सामने लेने वाला हूँ। सबसे पहले पैकेज में सबसे बड़ा जो डिसीजन लिया गया है, 3 लाख करोड़ रुपए का कोलैटरल फ्री लोन पैकेज दिया गया है एमएसएमई के लिए, और उन्हें कारोबार के लिए लोन दिया गया है। यानी देखिए, आपको ये समझना है कि एमएसएमई यानी जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्रीनियर्स हैं, जो छोटी इकाइयां हैं, लघु उद्योग हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, जो सूक्ष्म उद्योग हैं, जो जितने भी यहाँ पर मंझले उद्योग है, उन सबको ये राहत पैकेज डिक्लेयर किया है। 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री लोन का मतलब होता है, कोलेटरल फ्री लोन क्या होता है कि अगर ऐसे बिजनेसेस लोन के लिए अप्लाई करेंगे, तो इन्हें किसी भी प्रकार की मोर्टगेज या कोई सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं है। अनसिक्योर्ड लोन, हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बोल सकते हैं इनको, तो इन्हें अनसिक्योर्ड लोन दिया जाएगा, ताकि ये अपने बिजनेस में उस लोन को यूज में लेकर जो देखिए, मोदी जी के भाषण में भी आपने एक चीज को बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक जो कंसेप्ट था, नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर के जो उन्होंने स्पीच दिया था, उसमें एक कंसेप्ट था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। और आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत के लिए छोटे उद्योगों के लिए बड़े पैकेज डिक्लेयर करने से छोटे उद्योग और नए नए इंटरप्रीनियर्स आएंगे, नई नई छोटे छोटे लघु उद्योग आएंगे, नई नई इकाइयां आएंगी, जिससे इंडिया में डेवलपमेंट बढ़े, जिससे इंडिया का प्रोडक्शन बढ़े, जिससे लोकल मार्केट बढ़े और लोकल एम्प्लॉयमेंट्स बढ़े, और भारत का पैसा भारत में ही रहे, और आत्मनिर्भरता बढ़े। सबसे जो बड़ा हमारा जो टारगेट है वो आत्मनिर्भरता बढ़े। इस वजह से सबसे पहला जो पैकेज में जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया, दैट इज द कोलैटरल फ्री लोन पैकेज टू एमएसएमई, 3 लाख करोड़ रुपए का। इसके साथ ही एमएसएमई फंड ऑफ फंड के माध्यम से 50,000 करोड़ की इक्विटी और 20,000 करोड़ का सबॉर्डिनेट कर्ज भी इन्हें उपलब्ध करवाया है। निजी कंपनियों के कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, जो कंट्रीब्यूशन होता है, उससे अगले 3 महीने तक 10-10% ही रहेगा। यानी देखिए, ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर डिसीजन लिया गया है, आपको समझना होगा। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सभी अपने एम्प्लॉइज की सैलरी में से प्रोविडेंट फंड की डिडक्शंस करती है, जो कि पहले 12% था। 12% डिडक्शन एम्प्लॉइज की सैलरी में से किया जाता है, और 12% डिडक्शन कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर अपनी तरफ से मिलाता है। तो अगले 3 महीने तक इसे 10% कर दिया, यानी एम्प्लॉयर को 10% कॉन्ट्रीब्यूशन देना होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा राहत मैं आपको बता दूं
कि एम्प्लॉयज को कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत नहीं, वो कंट्रीब्यूशन अगले 3 महीने तक उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट देगी। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी राहत है नौकरी वालों के लिए, सैलरी वालों के लिए, कि उनका अगले 3 महीने तक जो प्रोविडेंट फंड में डिडक्शन होता है वो नहीं होगा, क्योंकि उनकी तरफ से वो डिडक्शन कौन जमा कराएगी? गवर्नमेंट जमा कराएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर आर्थिक पैकेज के अंतर्गत यहाँ पर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन देगी अगले 3 महीने तक। और सबसे बड़ी राहत यहाँ पर एम्प्लॉइज के लिए है, क्योंकि उनकी सैलरी में से जो प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता था वो अगले 3 महीने तक नहीं कटेगा, जबकि प्रोविडेंट फंड में उनका कंट्रीब्यूशन तो जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। एम्प्लॉयर के लिए एक हल्का सा बेनिफिट ये है कि जहां 12% उन्हें कंट्रीब्यूट करना था, वहां उन्हें 10% कंट्रीब्यूट करना होगा। तो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन में 10% अगले 3 महीने तक जाएगा, और एम्प्लॉइज का जो पैसा है वो अब गवर्नमेंट उसके लिए देगी। ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो पीएम केयर्स फंड्स की अगर अपन बात करें तो 3100 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री कार्यालय यानी जो पीएमओ ने बुधवार को पीएम केयर्स फंड से 3100 करोड़ रुपए की देने की घोषणा की है, जिसमें 2000 करोड़ वेंटिलेटर खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। कोरोना से निपटने के लिए हमारे देश की ये जो पहल, अगर अपन बात करें वेंटिलेटर कितना जरूरी है, आप देख सकते हैं। जो जो सीवियर जो मरीज हैं, जो उनके इलाज के लिए वेंटिलेटर। उसके अलावा 1000 करोड़ का इस्तेमाल प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए। जो लोग, आप सब जानते हैं कि किस तरह से प्रवासी मजदूर पलायन कर रहे हैं अपने गांवों की तरफ, और सबसे बड़ी जो समस्या आने वाले समय में होगी वो उनकी रोजी रोटी की समस्या होगी, रोजगार की समस्या होगी। उसके लिए 1000 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड से दिए जाएंगे, और 100 करोड़ रुपए वैक्सीन डेवलपमेंट पर खर्च किए जाएंगे। कोरोना, आप सभी को ये भी पता होना चाहिए, कोरोना का जो इलाज है अभी तक ढूंढा नहीं गया है। तो दुनिया भर के साइंटिस्ट इसमें लगे हुए हैं कि कैसे न कैसे करके कोरोना का वैक्सीन तैयार किया जाए। उस पर पीएम केयर फंड से 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ओके। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखिए किस तरह से ये जो छोटे उद्योग हैं उनको जो 3 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज, एक प्रकार से जो कोलेटरल फ्री कर्ज जो दिया जा रहा है, जो लोन दिया जा रहा है, अनसिक्योर्ड लोन दिया जा रहा है। ठीक है। इसमें अब देखिए, इसमें एक सवाल सबसे बड़ा ये भी उठता है कि बैंक्स अगर ऐसी एमएसएमई को लोन देगी तो उसकी गारंटी कौन लेगा? अगर कोलेटरल फ्री लोन दिया जा रहा है, अगर अनसिक्योर्ड लोन दिया जा रहा है, तो ऐसे लोन की गारंटी कौन लेगा? और अगर गारंटी के बिना अगर आप कोई लोन लेते हैं, तो आप कॉमर्स वाले सभी लोग जानते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन में सबसे बड़ा रिस्क रहता है बैंक का एनपीए बढ़ने का, नॉन परफॉर्मिंग असेट बढ़ने की वजह से बैंकों के लाइसेंस तक आरबीआई कैंसिल कर देती है। तो ऐसे केस में बैंकों के सामने एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर खड़ा हो गया कि अगर हम लोग एमएसएमई सेक्टर को कोलेटरल फ्री लोन देंगे, अनसिक्योर्ड लोन देंगे, तो उस लोन की रिकवरी नहीं हो पाने की केस में गारंटर कौन बनेगा? तो गवर्नमेंट, यहाँ पर सरकार 100% गारंटी देगी बैंकों को। लघु, सूक्ष्म और मध्यम और कुटीर उद्योगों को जो लोन दिए जाएंगे उसकी गारंटी 100% गवर्नमेंट देगी। ओके। देखिए, एक चीज और बताता हूं कि 29 फरवरी 2020 तक जो भी बिजनेसेस, जो भी एमएसएमई के बकाया लोन होंगे, ठीक है, बकाया ऋण के 20% तक उनको मिलेगा। यानी जो भी देखिए, ये अब पात्र कौन हो गए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि किनको ये लोन दिए जाएंगे। तो जो एमएसएमई 29 फरवरी 2020 तक जितने भी एमएसएमई थे उन्हें 20% दिया जाएगा, और बाकी जो पैसा है वो नए एमएसएमई या नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये लोन होगा। यानी अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको इसका हिस्सा ज्यादा जाएगा। ठीक है। और उसके अलावा ये जो आपको योजना का लाभ है, अब देखिए ये जो योजना है कि ये जो यहाँ पर 3 लाख करोड़ का कर्ज देने की जो सरकार ने बात की है, ये 31 अक्टूबर 2020 तक इसका लाभ लिया जा सकता है। अगर आप किसी भी प्रकार की एमएसएमई स्टैब्लिश करते हैं या ऑलरेडी आप कोई एमएसएमई रन करते हैं, तो ऐसे केस में आपको 31 अक्टूबर 2020 तक आप इस तरीके के लोन ले सकते हैं। ठीक है। पहले 4 वर्ष के लिए ये आपको कर्ज होगा, और उसके अलावा जो मूलधन वापसी पर 12 महीने का आपको स्थगन रहेगा। यानी पहले 12 महीने यानी 1 साल तक आपको किसी भी प्रकार की प्रिंसिपल रीपेमेंट करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, एक चीज आपको ये भी समझना है कि जो बिजनेस लोन होते हैं
उन्हें हमें हाउसिंग लोन या कार लोन की तरह पेमेंट नहीं करना होता है, वो वर्किंग कैपिटल के लिए लिए गए होते हैं लोन, वो टर्म लोन होते हैं, तो उन्हें हमें वापस एक मुश्त या टुकड़ों-टुकड़ों में भी उन्हें हमें एक जल्दी से जल्दी समाप्त करना होता है। वहाँ पर हमें इंस्टॉलमेंट्स का जो बेनिफिट है वो जनरली नॉर्मल तरीके से नहीं मिलता है, जो हमें हाउसिंग लोन के केस में मिलता है। लंबे समय के लिए वो लोन नहीं होते हैं। ऐसे केस में गवर्नमेंट ने पहले 12 महीनों तक प्रिंसिपल रीपेमेंट का यहाँ पर स्थगन दिया है, यानी आपको पहले 12 महीने तक कोई किस्त नहीं पे करनी होगी और 4 साल के लिए आप ये लोन ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको गारंटी या कोई गारंटी फीस या कोई गिरवी रखने की जरूरत नहीं होगी। ब्याज की जो दर है वो निर्धारित सीमा तक ही होगी, आपको ज्यादा पेमेंट भी नहीं करना होगा, और यहाँ पर आपको जो गारंटी है वो सरकारी गारंटी मिलेगी, यानी गवर्नमेंट आपको यहाँ पर ऐसे लोन के लिए गारंटी आपके बिहाफ पर बैंक को देगी। ओके। जितने भी लघु उद्योग है, मझले उद्योग है, छोटे कुटीर उद्योग है, उन्हें भी यहाँ पर संकट वाले जो उद्योग हैं, जो कि लॉस में जो इकाइयां चल रही है, उनके लिए भी 20,000 करोड़ के पैकेज का यहाँ पर डिक्लेरेशन किया है। यानी इसका जो फायदा होगा वो भारत के 2 लाख मझले, छोटे और लघु और कुटीर उद्योगों को होगा। ऐसे उद्योगों को भी लोन मिलेगा जो एनपीए हो चुके हैं या संकट में चल रहे हैं, यानी जो या तो लॉस में चल रहे हैं या जो ऑलरेडी लॉस झेल चुके हैं, ऐसे उद्योगों को भी यहाँ पर गवर्नमेंट लोन देने वाली है, ताकि वो अपनी इकाइयों को सुचारू तरीके से वापस पुनर्जीवित कर सके। ओके। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, एक चीज और आपको मैं बताता हूँ कि फंड्स ऑफ फंड्स यानी 50,000 करोड़ का एक फंड्स ऑफ फंड्स यानी इक्विटी फंड्स एमएसएमई को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, जिससे जो छोटी इकाइयां हैं, एमएसएमई है, वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो सके और वो भी अपने शेयर्स जारी कर सके स्टॉक मार्केट में, सेबी के अंतर्गत लिस्ट हो सके, और जिसका भारत के जो शेयर बाजार है उस पर भी एक ये माना जा रहा है कि एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने वाला है। ओके। एमएसएमई की परिभाषा भी यहाँ पर बदली है भारत सरकार ने। देखिए, एमएसएमई यानी पहली बार निवेश के अलावा टर्नओवर भी शामिल है इसमें, और एमएसएमई यानी जो छोटे उद्योग है, जो सूक्ष्म इकाइयां हैं, जो लघु उद्योग है या जो मध्यम उद्योग है। देखिए, जो माइक्रो यूनिट इकाइयां जिन्हें हम कहते हैं, माइक्रो इकाइयां यानी जिनका जो 1 करोड़ तक निवेश हो जिनमें और 5 करोड़ तक का टर्नओवर हो। ठीक है। अब ये अगर अपन बात करें, अब तक क्या माइक्रो इकाइयां किन्हें बोला जाता था, जिसमें 25 लाख रुपए तक का निवेश हो, और जो आप सर्विस सेक्टर में 10 लाख तक के निवेश को माइक्रो इकाइयां बोला जाता था। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 करोड़ तक के निवेश वाली ऑर्गेनाइजेशंस या जो बिजनेसेस हैं, उन्हें भी माइक्रो की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है। लघु उद्योगों की बात करें तो 5 करोड़ तक के निवेश वाली जो संस्थाएं हैं उन्हें लघु उद्योग कहा जाता था, और सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर्स में अगर अपन बात करें तो 2 करोड़ तक की जो इकाइयां थी उन्हें हम यहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्रीज कहा जाता था, लेकिन अब उसकी जो लिमिट दी गई है वो 10 करोड़ तक की जो इन्वेस्टमेंट तक की जो इकाइयां हैं उन्हें लघु उद्योग कहा जाएगा। 50 करोड़ तक का टर्नओवर माना जाएगा लघु उद्योग में, और जो मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनका जो क्राइटेरिया है वो 20 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ तक का यहाँ पर टर्नओवर माना गया है। ठीक है। अच्छा, अगली जो बात हम करते हैं यहाँ पर वो हम बात करते हैं कि सरकार अगर 200 करोड़ रुपए तक की खरीद करेगी तो उसके लिए ग्लोबल टेंडर जारी नहीं किया जाएगा, जनरल फाइनेंशियल रूल में बदलाव किया जाएगा, ताकि देश के छोटे उद्योगों को टेंडर हासिल करने का मौका मिल सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। भारत सरकार और जितनी भी स्थानीय सरकारें हैं वो कई तरह के टेंडर्स जारी करती थी, और ये टेंडर्स बड़ी बड़ी एमएनसीज को और बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज होती थी उनको मिलती थी, क्योंकि उनके लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया जाता था। अब इस तरीके का टेंडर गवर्नमेंट जारी नहीं करेगी, तो 200 करोड़ रुपए तक वैश्विक टेंडर नहीं जारी करेगी, जिससे लघु और छोटे उद्योगों को भी मौका मिलेगा, और स्वदेशी कंपनियां जो हैं वो भी अब इस तरह के टेंडर्स ले पाएंगी। ओके।
देखिए एक चीज और सर, 45 दिनों में देना होगा सभी को बकाया। तो देखिए ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, सरकार एमएसएमई के सभी बकाया भुगतान 45 दिनों में करेगी। यानी जितनी भी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, सूक्ष्म उद्योग का जो भी बकाया है गवर्नमेंट के पास, वो 45 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट उनको यहाँ पर भुगतान कर देगी, ताकि उनको एक प्रकार से जो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की दिक्कत आ रही है अभी छोटे उद्योगों को, वो उनको लाभ मिल सके और वो अपना बिजनेस वापस सुचारू तरीके से चालू कर सके। आप सभी को पता है कि 17 मई के बाद 18 मई से लॉकडाउन 4 स्टार्ट हो रहा है, जो कि पहले 3 लॉकडाउन की तरह नहीं होगा, और उसमें काफी सारे सेक्टर्स को ओपन कर दिया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। एक प्रकार से भारत का जो मार्केट पिछले 2 महीने से लगभग बंद पड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे अब खोला जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। तो ऐसे केस में सभी बिजनेसेस जो अब वापस रिस्टार्ट होंगे, उनको वर्किंग कैपिटल की नीड होगी, और उसके लिए गवर्नमेंट ने ये पैकेज, आर्थिक पैकेज यहाँ पर डिक्लेयर किया है। ओके। इनकम टैक्स के नजरिए से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक डिसीजन लिया गया है, क्योंकि अभी सभी लोग अपने लॉकडाउन में अपने घरों पर हैं, और किसी भी प्रकार का मार्केट में किसी तरह का मूवमेंट अभी पॉसिबल नहीं है। इस वजह से भारत सरकार ने यहाँ पर वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल करने की जो अंतिम तिथि होती है 31 जुलाई, और पेनल्टी समेत ये होती थी 31 अक्टूबर, इसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। यानी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न अब 30 नवंबर तक फाइल कर सकते हैं। तो बहुत ही बड़ा डिसीजन है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक इंडिविजुअल एचयूएफ को भरना होता है, और जो नॉन ऑडिटेड असेट्स हैं उन्हें 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल करना होता है। तो हम अपना आईटीआर अब 30 नवंबर तक फाइल कर पाएंगे इस साल। ओके। उसके अलावा टैक्स ऑडिट की भी यहाँ पर डेट बढ़ा दी गई है। जो ऑडिट की डेट होती है 30 सितंबर, उसे इनकम टैक्स ऑडिट की जो डेट है 30 सितंबर, उसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है। ठीक है। और जो असेसमेंट है वो 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया, यानी जो असेसमेंट की डेट है वो 31 दिसंबर तक असेसमेंट होगा आपका। और जितनी भी लंबित धर्मार्थ ट्रस्ट हैं, गैर कॉर्पोरेट व्यवसाय, जो जो प्रोफेशनल प्रोप्राइटरशिप्स हैं, पार्टनरशिप्स हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स हैं, कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं, सभी को लंबित भुगतान, जो भी उनके भुगतान है, वो जल्द से जल्द कर दिए जाएंगे गवर्नमेंट द्वारा। टीडीएस के नजरिए से भी एक बहुत ही बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। देखिए 31 मार्च 2031 तक, अगर अपन बात करें तो आज 14 मई से लगाकर 31 मार्च 2021 तक टीडीएस की जो मौजूदा दरें हैं जितनी भी, उसमें 25% तक की कटौती की जाएगी। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है। गवर्नमेंट ने जो टीडीएस की कटौती है उसमें 25% की यहाँ पर क्या की है, कमी की है। ओके। ये जो कमी है, ये सभी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स पर, जो प्रोफेशनल फीस हैं, जो इंटरेस्ट हैं, जो ब्रोकरेज हैं, उन सभी पर लागू होगी। ओके। तो आपको 14 मई से लगाकर 14 मई 2020 से लगाकर 31 मार्च 2031 तक ये आपको टीडीएस में 25% की कटौती होगी। ओके। तो जो मौजूदा दरें हैं उसमें 25% की कटौती का मतलब है कि सपोज टीडीएस की दर है 10%, तो 25% कटौती यानी ₹2.5 कटेगा, तो 7.5% ही टीडीएस कटेगा। एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है यहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर में भी, क्योंकि देखिए कोरोना की वजह से लेबर्स नहीं है, मार्केट में पूरा यहाँ पर बंद पड़ा है, किसी तरह के प्रोडक्शंस या किसी भी तरीके का डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं हो रहा है। उस वजह से गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया है कि जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं, रेसिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब में 6 महीने की देरी अब यहाँ पर हो सकती है, और आप उनके ऊपर किसी भी तरीके का एक्शन देरी की वजह से नहीं ले सकते हैं। वो सभी प्रोजेक्ट्स 6 महीने आपको लेट पोजीशन देंगे। यानी अगर मान लो किसी प्रोजेक्ट में आपको कमिटमेंट अक्टूबर 2020 के लिए किया गया है, तो अब 6 महीने ऐड कर दीजिए, आपको वो प्रोजेक्ट में 6 महीने प्लस, यानी अप्रैल 2021 तक की वहां पर डिले हो सकती है, और आप किसी तरह का एक्शन उन जो रियल एस्टेट संस्थाएं हैं उन पर नहीं ले सकते। ओके। अगर आपका एक कर्मचारियों के हित के लिए भी बहुत ही यहाँ पर अच्छा डिसीजन लिया गया है कि अगर आपका 15,000 रुपए तक का सैलरी है,
तो देखिए, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर आपकी 15,000 रुपए तक की सैलरी है तो 3 महीने तक आपका जो प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट देगी। इसका जो फायदा मिलेगा, भारत के 72.22 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपए तक है तो पहले ये 3 महीनों का आपको जून, जुलाई और अगस्त महीने का जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट देगी। ऐसे में कर्मचारी का सैलरी में से किसी भी तरह का प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन नहीं जाने वाला, और जो कर्म एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन देता है वो एम्प्लॉयर को यथावत देना होगा। ओके, इसका फायदा 72.22 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। उसके अलावा अगले 3 महीने तक प्रोविडेंट फंड के जो डिडक्शन रेट है वो 12% से कम करके 10% कर दी गई है। ओके, सरकारी ठेकेदारों को भी राहत दी है सरकार ने इस विशेष पैकेज के अंतर्गत। तो जो गवर्नमेंट ठेकेदार हैं उसको भी यहाँ पर राहत दी गई है। सभी सरकारी एजेंसियों जैसे रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेके 6 महीने आगे बढ़ा दिए गए हैं। जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स रनिंग में थे वो 6-6 महीने का उनको विस्तार कर दिया गया है। ओके, बिना शर्त 6 महीने तक ठेकेदार को राहत मिलेगी, और ठेकेदारों को दी गई आंशिक सिक्योरिटी को भी वापस किया जाएगा, यानी काम के आधार पर सिक्योरिटी वापस की जाएगी। जो कॉन्ट्रैक्ट पर जो आप बॉन्ड राशि लिया जाता है वो वापस आपको दे दिया जाएगा। ओके, डिस्कॉम कंपनियों को 90,000 करोड़ का यहाँ पर तरलता बढ़ाने के लिए फायदा दिया गया। देखिए, पावर जनरेटिंग कंपनियां जितनी भी है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में लगी हुई कंपनी, उनको भी यहाँ पर 90,000 करोड़ की यहाँ पर राहत दी गई है। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनको 30,000 करोड़ रुपए का फायदा मिला गया। गैर वित्तीय बैंकिंग कंपनियां, जिन्हें हम एनबीएफसी कहते हैं, उनकी लिक्विडिटी की समस्या को दूर करने के लिए लिक्विडिटी योजना है। ओके, गारंटी भी सरकार देगी। हाउसिंग फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस को भी जोड़ा गया इसमें। ओके, तो ये कुछ जो डिसीजंस हैं जो कि पहले आर्थिक पैकेज के पहले चरण में डिक्लेयर किए गए हैं, और अब मैं आपको इन डिसीजंस का थोड़ा सा वापस जो मैंने अभी बोला है उसको रिवाइज करते हैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर। देखिए आप, लगभग 6 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की पहले चरण में घोषणा की है। प्रधानमंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का जो कमिटमेंट किया था, उसमें से पहले चरण में 6 लाख करोड़ रुपए का कल जो डिसीजन लिया गया है वो एमएसएमई, रियल एस्टेट और आम करदाताओं को राहत दी गई है। ओके, देखते हैं वित्त मंत्री जी की क्या घोषणाएं रही है पॉइंट बाय पॉइंट। और ये पीडीएफ में आपको आफ्टर दिस लाइव कॉन्फ्रेंसिंग आपको मैं ये पीडीएफ ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आप इसे आराम से पढ़िएगा। एमएसएमई सेक्टर के लिए बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए के लोन की सुविधा, कोलैटरल फ्री लोन दिया जाएगा। 45 लाख एमएसएमई को इसका फायदा होगा। ओके, एमएसएमई को 4 साल के लिए लोन दिया जाएगा और 25 करोड़ तक लोन से 1,000 करोड़ टर्नओवर वालों को ये फायदा होगा। पहले 12 महीनों तक आपको कोई मूलधन नहीं चुकाना होगा। 3 लाख करोड़ में से 20 करोड़ एनबीएफसी के लिए है। एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स बनेगा, जिससे एमएसएमई को ई मार्केट से यानी शेयर मार्केट से जोड़ा जाएगा। एमएसएमई की डेफिनेशन भी बदली है इन्होंने। और उसके अलावा डिस्कॉम कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपए की नकदी डाली जाएगी, जिससे उनकी लिक्विडिटी की समस्या खत्म होगी। और 10 करोड़ से 50 करोड़ वाली कंपनियों को स्मॉल कंपनी माना जाएगा। 200 करोड़ से कम वाले टर्नओवर वाले ग्लोबल टेंडर्स, 200 करोड़ रुपए से कम के वाले केस में ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे, जिससे एमएसएमई को लाभ दिया जाएगा। और ईपीएफ में 2500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। ईपीएफ को लेकर पहले दी गई राहत जून, जुलाई, अगस्त में सरकार द्वारा दी जाएगी, लेकिन इसका फायदा 15,000 रुपए से कम सैलरी वाले लोगों को मिलेगा, जहां सरकार उनका कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। ईपीएफ में सरकारी मदद से 72 लाख कर्मचारियों को लगभग फायदा है, और ईपीएफ में निजी कर्मचारियों के लिए, कंपनियों के लिए अंशदान को 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है। ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये सिर्फ हाईलाइट्स है जो अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। ईपीएफ में कटौती से एम्प्लॉयर्स को 100 करोड़ का फायदा है, और एनबीएफसी हाउसिंग कंपनी फाइनेंस कंपनियों को एमएफआईज के लिए 30,000 रुपए की नकदी सुविधा दी जाएगी। डिस्कॉम कंपनियों को कैश फ्लो की भारी दिक्कत हो रही है,
उसके लिए इन्होंने बिस्कॉम को कैश लिक्विडिटी जारी किया है। यहाँ पर एमएसएमई के लिए ई मार्केट लिंकेज पर जोर दिया जाएगा। सरकार एमएसएमई की बाकी पेमेंट 45 दिनों के अंदर कर देगी, जिनसे उनको वर्किंग कैपिटल की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। टीडीएस रेट में भी 25% की कटौती की जा रही है। सभी तरह के पेमेंट पर ये लागू होगा और ये कल से लगाकर यानी 14 मई से लगाकर 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगा। वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न की जो ड्यू डेट है उसे अब 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई और 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया गया है। ठेकेदारों के लिए बड़ी राहत का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि सभी केंद्रीय एजेंसियां कॉन्ट्रैक्टर को बिना किसी शुल्क के काम करने के लिए 6 माह का अतिरिक्त समय देगी। रियल एस्टेट डेवलपर को भी बड़ी राहत देते हुए सरकार ने परियोजना पूरी करने और रजिस्ट्रेशन की समय सीमा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे पहले उन्होंने कहा कि 80 करोड़ गरीबों को 5-5 किलो चावल अनाज बांटा गया। 8 करोड़ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 3 महीने मुफ्त सिलेंडर दिया जा रहा है। गरीब कल्याण योजना के तहत जो घोषणाएं की गई है उन्हें पूरा भी किया गया। वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के बारे में कहा कि सभी पक्षों से बातचीत करने के बाद ये पैकेज तैयार हुआ है। सीतारमण ने कहा कि पैकेज में इंडस्ट्री का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि ग्रोथ में तेजी लाने के लिए पैकेज जरूरी था। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश के सामने आत्मनिर्भर भारत का विजन पेश किया। वित्त मंत्री ने विश्वास जताया कि इस पैकेज से भारत आत्मनिर्भर बनेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि लोकल ब्रांड को ग्लोबल बनाना आत्मनिर्भर भारत मिशन का ही एक पार्ट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ है: अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चरल सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। इस पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान की थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया था कि पैकेज कोरोना संकट के इस काल में देश को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये पैकेज श्रमिकों, किसानों, मध्यम वर्ग, कुटीर उद्योग और एमएसएमई सेक्टर के लिए है। लॉकडाउन की वजह से ये पैकेज बहुत जरूरी था, क्योंकि 25 मार्च से लॉकडाउन हुआ संपूर्ण भारत में और आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल ही ठप पड़ गई और लोगों का कारोबार ठप हो गया। देखिए, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्नैप्स हैं जो आपके सामने हैं कि जो वित्त मंत्री जी ने जो मेन जो डिक्लेयर्स किए हैं, जो पॉइंट्स आपके सामने, एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का लोन, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपको। जो हाईलाइट्स हैं उसके बारे में यहाँ पर मैंने इस पीडीएफ में डाला। ये पीडीएफ में आपको आफ्टर दिस क्लास फॉरवर्ड करूंगा ग्रुप के अंदर। ओके, ये सब चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके सामने। और स्टार्टअप के लिए भी बड़ी राहत है, किस तरह के एंजल टैक्स के प्रावधान लागू नहीं होंगे और सरकारी विभाग अब नए वाहन खरीद पाएंगे, वो रोक हटेगी और वाहन रजिस्ट्रेशन फीस में भी बदलाव का फैसला जल्दी ही लिया जाएगा। ओके, बाकी चीजें हम सब डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर जो मेरे को आपसे कुछ डिस्कस करना है उसमें, तो टीडीएस रेट में 25% की कटौती है, जो कि 31 मार्च 2021 तक रहने वाली है। उसके अलावा एमएसएमई की डेफिनेशंस में बदलाव हुआ है। जो देखिए, आप एमएसएमई की डेफिनेशन में बदलाव हुआ है। आप देख सकते हैं कि अब एमएसएमई की डेफिनेशंस किस तरह से यहाँ पर आपके सामने, एग्जिस्टिंग एमएसएमई क्लासिफिकेशंस और रिवाइज्ड एमएसएमई क्लासिफिकेशंस। तो एग्जिस्टिंग एमएसएमई क्लासिफिकेशन में जो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस 25 लाख से कम इन्वेस्टमेंट वाली संस्थाएं माइक्रो कहलाती थी, अब 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट वाली संस्थाओं को माइक्रो कहा जाएगा। सर्विस सेक्टर में 10 लाख से कम इन्वेस्टमेंट वाली संस्थाओं को माइक्रो कहा गया था, अब 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाली सेम डेफिनेशन लागू होगी सर्विस सेक्टर में। स्मॉल इंटरप्राइजेस की बात करें तो 5 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट वाली संस्थाओं को स्मॉल इंटरप्राइजेस कहा गया था, अब 10 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट वाली संस्थाओं को स्मॉल इंटरप्राइजेस कहा जाएगा, 50 करोड़ तक के टर्नओवर वाली। मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करें, 10 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट वाली संस्थाओं को मीडियम बोला गया था, अब 20 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट वाली संस्थाओं को 20 करोड़ से कम को मीडियम बोला जाएगा। ईपीएफ सपोर्ट में भी मैंने यहाँ पर बात की कि पहले 3 महीने तक की जो कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट देगी, लेकिन 15,000 तक की सैलरी वाले लोगों को दिया जाएगा और इसका जो बेनिफिट है 72 लाख एम्प्लॉइज को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 12% से कटौती करके 10% कर दिया गया, जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की तरफ से होगा। सो ये था पूरा का पूरा आपके सामने डिस्कशन, जो कि कल पार्ट 1 के अंतर्गत हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने डिस्कस किया था। और अब मैंने जो आपको ये डिस्कशन किया है उसमें अगर आपसे कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकता है। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ यहाँ पर। किसी को कुछ पूछना है?
आपको समझ में आया जो निर्मला सीतारमन जी ने जो विशेष इकोनॉमिक बजट डिक्लेयर, जो पैकेज डिक्लेयर किया, जो 20 लाख करोड़ में से 6 लाख करोड़ का पैकेज पहले दिन डिक्लेयर किया है, इसका जो विशेष बेनिफिट है वो एमएसएमई सेक्टर को जाएगा, उद्योगों को, लघु उद्योगों को। किसी को कुछ पूछना आज की क्लास का? सर। हाँ ऋषि। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अब ये जो लोन फैसिलिटी दी है गवर्नमेंट ने, तो इसका क्या क्राइटेरिया है? यानी जो 20 फरवरी यानी 29 फरवरी तक जो अखबार में आया है, जैसे कि 29 फरवरी तक जो भी लोन बकाया होगा, हाँ, उसका 20% वापिस से रीशेड्यूल करके बिना, यानी जो भी होगा जो उसका 20% आपको लोन दिया जाएगा एमएसएमई सेक्टर में। ना 20% नहीं, टोटल जितना लोन डिक्लेयर किया गया है इसमें से 20% उन एमएसएमई को मिलेगा जो ऑलरेडी लोन जिन्होंने ले रखा है 29 फरवरी 2020 तक। बाकी 80% नए एमएसएमई के लिए। तो सर 20% जो लोन ले रखा है उनको यानी किस क्राइटेरिया में रखा है, यानी लोन लेने के लिए? इस पूरे पैकेज में से 20% ही उन्हें दिया जाएगा जो एग्जिस्टिंग लोन होल्डर्स हैं। क्राइटेरिया अभी देखिए, अभी क्राइटेरिया सेट नहीं किया है, वो क्राइटेरिया तो अब आने वाले टाइम में सेट होगा कि इनको कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, टर्नओवर के आधार पर मिलेगा या किस तरीके की बिजनेस एक्टिविटी के आधार पर मिलेगा। बस इसे डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाएगा वो डिक्लेयर किया गया है। ओके। और सर ये 45 दिनों में जो सारे भुगतान करेगी सरकार, ये कौन से किस तरह के बकाये भुगतान करेगी एमएसएमई में? देखिए, जो भी इनके एडवांसेस पड़े हुए हैं, जो टीडीएस इनका पड़ा हुआ है या किसी तरीके का इनका कोई रिफंड पड़ा हुआ है, तो वो सब जितने भी इनको रिफंड्स हैं वो सभी 45 दिन के अंदर अंदर दे देगी, क्योंकि लिक्विडिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली लॉकडाउन के बाद। क्योंकि अभी हम सब घर पर बैठे हुए हैं, अभी हम लोगों को सिर्फ अपनी रोजी रोटी चलानी पड़ रही है, यानी हमें ज्यादा अभी नीड नहीं है। लेकिन जब हमारे बिजनेस वापस खुलेंगे इतने समय बाद, तो हमारे सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा कि ये 2 महीने 2.5 महीने या जो भी ये 3 महीने रहने वाले हैं, उस 3 महीने के जो हमारे पेंडेंसी है, जो हमारी पेंडिंग है, और जो हमें सैलरी देना है, जो हमें रेंट देना है, जो हमें वर्कर्स को पेमेंट करना है, या किसी भी तरीके के जो हमें पेमेंट्स करने होंगे, जो हमारे बकाया होंगे सप्लायर्स, तो हमारे सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, वो आने वाला है वर्किंग कैपिटल का। तो गवर्नमेंट उसका बंदोबस्त कर रही है यहाँ पर। तो यानी ये एक तरह से वर्किंग कैपिटल ही है, यानी लोन 100% ये लोन के रूप में दिया जा रहा है आपको पैसा सब, ताकि आपकी जो वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज है वो खत्म हो और आपकी इंडस्ट्री वापस सरवाइव कर सके, रीसर्वाइव कर सके, धंधे वापस नहीं। चल मगर सके। सर मैंने अखबार में पढ़ा था, उसके अंदर ये 29 फरवरी तक जो लोन बकाया है उसका 20% रीशेड्यूल करेंगे लोन का। तो यानी ये ऐसा मैंने पत्रिका में पढ़ा है। ओके, वो पूरा यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया गया एक्चुअली में, सिर्फ इतना सा ही लिखा हुआ है। अच्छा। और एक चीज और पूछा था, ये जो पीएफ का 3 मंथ का क्राइटेरिया है ना, ये एम्प्लॉयर को यानी जो 15,000 तक का ये